हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। सेशन 5 के पहले सवाल को लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। या फिर उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। सही उत्तर है इसका विकल्प सी। इस तरह के सवालों में यूपीएससी कथनों की भाषा को ज्यादातर कठिन ही रखती है, लेकिन आप जल्दबाजी न करते हुए इन्हें सरल करने की कोशिश कीजिएगा ताकि सही उत्तर दे सकें। तो दोस्तों, विश्व के प्रमुख देशों में खासकर दो तरह की शासन प्रणालियों का पालन किया जाता है। एक तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरी संसदीय शासन प्रणाली। दूसरे सेशन के लिए 5वें प्रश्न की व्याख्या में हम दोनों प्रणालियों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली को ही मंत्रिमंडल स्वरूप की शासन प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इस प्रणाली में सरकार का प्रमुख और राज्य का प्रमुख अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, यानी प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली यह सरकार मंत्रिपरिषद के सहयोग से चलती है। इसी मंत्रिपरिषद के कुछ प्रमुख सदस्यों से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। इसलिए इस प्रणाली को मंत्रिमंडल स्वरूप की शासन व्यवस्था भी कहते हैं। इस शासन प्रणाली का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि सरकार यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं। भारत में केंद्र के स्तर पर बात करें तो सरकार को अपने कामों के लिए संसद के सदस्यों को जवाब देना होता है, और जब लोकसभा देश की सरकार में अपना विश्वास खो देती है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त करने की मंशा जता सकती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, या फिर यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। यहाँ प्रश्न में गलत कथन के बारे में पूछा गया है, इसलिए उत्तर देते वक्त आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ संघ राज्य पद्धति के लिए हमें इंग्लिश टर्म देखना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर इंग्लिश में इसे फेडरलिज्म लिखा गया है। भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, यानी भारत राज्यों का संघ है। अमेरिका और भारत की संघ राज्य पद्धति में फर्क यह है कि अमेरिका में संघ का निर्माण राज्यों के बीच समझौते के बाद हुआ था, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में विभिन्न स्तरों पर विविधता होने की वजह से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है ताकि राज्यों को विविधता के मुताबिक अपना विकास करने की स्वतंत्रता रहे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। दोस्तों, भारतीय संघीय प्रणाली पूरी तरह संघीय भी नहीं है। इसमें संघात्मकता और एकात्मकता दोनों के गुण मिले जुले हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि भारत में एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय प्रणाली है।
एकात्मकता का गुण ज्यादा प्रभावी है क्योंकि संविधान में आपात उपबंधों की व्यवस्था की गई है और उस स्थिति में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि ज्यादातर शक्तियां केंद्र के हाथों में आ जाती हैं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। वहीं अखिल भारतीय सेवाओं का होना भी एकात्मकता की ओर झुकाव है। भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका अस्तित्व में है। एकीकृत न्यायपालिका एकात्मकता को बताती है जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय गुण को बताती है। सुप्रीम कोर्ट और सभी राज्यों के हाई कोर्ट एक ही संविधान का पालन करते हुए कानूनों के मुताबिक ही न्याय देते हैं। विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, इसलिए कथन ए सही है। संघीय पद्धति के पालन में ही राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन सभी राज्यों से एक समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। किसी राज्य से कम तो किसी राज्य से ज्यादा प्रतिनिधि आते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश से जहां 31, वहीं तेलंगाना से केवल 7 प्रतिनिधि ही चुनकर आते हैं, इसलिए सी कथन भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पॉलिटी के सभी सवाल पूरे होते हैं। अब अगले जो 2 प्रश्न होंगे हम योजना से देखेंगे, उसके बाद एक प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है। पहला कथन है प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना। दूसरा कथन है निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तीसरा कथन है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों में ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना। फिर कूट दिया गया है सही उत्तर चुनने के लिए केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 2 या फिर केवल 2 और 3। और यहाँ सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा कथन ही सही है। तो दोस्तों यहाँ सवाल बेसिकली 2017 के एग्जाम से पहले के करंट पर बेस्ड है। आपको बता दें कि विद्यांजलि योजना मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह एक स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम है। योजना का मकसद देश भर में मौजूद सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में समुदायों और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित की जा रही है। योजना का मकसद ऐसे लोगों को एक साथ लाना है जो इन स्कूलों में स्वयं सेवा करने को तैयार हैं, ताकि स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा को मजबूती दी जा सके। यानी यहाँ केवल दूसरा कथन ही सही होगा। दृष्टि आईएएस का एक खास प्लेलिस्ट है सरकारी योजना, उसमें हम सारे सरकारी योजनाओं को अपडेट करते रहते हैं, आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल है उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है। ए स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग का प्रोन्नयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना। बी उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। सी भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना। डी ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी विकसित करना और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। यह भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बता दें कि उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। यह प्रोग्राम ग्रामीण भारत में सुधार के लिए बदलावों के उद्देश्य से प्रेरित है। कार्यक्रम का मकसद ग्रामीण भारत के विकास में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका बढ़ाना है, ताकि वे ग्रामीणों के साथ मिलकर विकास में आने वाली बाधाओं का पता लगा सकें और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित समाधानों को खोजा जा सके। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया, हमारे YouTube चैनल पर सभी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो वहां से योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है। अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी। तेल उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनेगा और उसकी सुरक्षा करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी।
चाबहार बंदरगाह के बारे में आप आए दिन अखबारों में सुनते रहते होंगे। दरअसल 2016 में भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक भारत ने ईरान के पत्तन शहर चाबहार में बंदरगाह को विकसित करने का वायदा किया था। भारत अभी भी निरंतर इसके विकास के लिए काम कर रहा है। इस समझौते के तहत भारत को यह फायदा है कि अगर भारत को मध्य एशिया के किसी देश या अफगानिस्तान से व्यापार बढ़ाना हो तो सीधे अरब सागर के रास्ते ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंचा जा सकता है, जहां से स्थल मार्ग के जरिए अफगानिस्तान या मध्य एशिया से व्यापार हो सकेगा। भारत और अफगानिस्तान के लोकेशन की बात करें तो अगर भारत को अफगानिस्तान से सीधे व्यापार करना हो तो पाकिस्तान के स्थल मार्ग से ही ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जहां से भारत अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है वह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद क्षेत्र है। पाकिस्तान के साथ संबंधों में जिस तरह की तल्खी हमेशा बनी रहती है, उससे यह भी स्वाभाविक है कि वह भारत को अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए अपने भू क्षेत्र का उपयोग नहीं करने देगा। इसलिए भारत ने चाबहार का रूट अपनाया है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ओमान की खाड़ी में यह बंदरगाह सटा हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर नए सवालों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।